आप सभी का फार्मा वर्ल्ड में फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर लास्ट टाइम कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर हमने 5 बीमारी पढ़ी थी। और हमारा आज नया सेशन स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में पहला आता है हमारा अस्थमा। और अस्थमा से एक दूसरा होता है सीओपीडी, जो कि हम अगले नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा अस्थमा। तो सबसे पहले हमारा आता है कि अस्थमा होता क्या है। तो जो हमारा लंग्स है, जैसे ये नॉर्मल लंग्स है और ये एस्थमेटिक लंग्स है, तो इसकी जो ये आर्टरीज हैं, एयरवेज हैं, ये क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। किसकी वजह से? या तो इसमें एक्सेसिव म्यूकस आ जाता है, या फिर इसमें स्वेलिंग हो जाती है, या फिर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक साइड है तुम्हारा नॉर्मल और दूसरी साइड है एस्थमेटिक लंग्स। तो ये नॉर्मल एक डिफरेंस होता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? जो हमारा अस्थमा है, तो ये क्या करता है, प्यूपिल जो मतलब लोग हैं हमारे, उनको अफेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू एज। जैसे किसके कारण? इन्फ्लामेशन, म्यूकस टाइटनेस अराउंड द एयरवेज, या फिर हार्डर। मतलब इसका मतलब होता है कि आपका जो एयरवेज है, वो अकॉर्डिंग टू एज धीरे धीरे नैरो होने लगती है, या उसमें एक्सेसिव फ्लूइड या फिर म्यूकस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो नैरो हो जाती है, या फिर उसमें इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो ये होता है एस्थमा। और एस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जो कि एक नॉर्मल सी डिजीज होती है, उससे ज्यादा होती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, तुम्हारा म्यूकस ज्यादा बनने लगता है, और म्यूकस धीरे 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 आपकी एयरवेज में जाके इकट्ठा होने लगता है, या फिर वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो जितना प्रॉपर तरीके से वहां पे एयर सप्लाई होनी थी, वो नहीं हो पाती है। अब आता है टाइप्स, यानी कि अस्थमा के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली तो टाइप्स नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसके टाइप्स होते हैं। तो जैसे पहला आता है एलर्जिक। तो एलर्जिक में अस्थमा में आता है जैसे कि कुछ भी पोल्यूशन हुआ, कोई डस्ट हुआ, या फिर कोई स्मोक या धूल मिट्टी वगैरह में जाने से आपको एक तरह से एलर्जी कोज होती है, या फिर अस्थमा का अटैक आता है, या फिर अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। तो फर्स्ट होता है वो। सेकंड आता है नॉन एलर्जिक। नॉन एलर्जिक के अंदर आता है जैसे आप किसी एसी वगैरह में चले जाएं, या फिर आप स्ट्रेस लेने लग जाएं, या फिर एक्सरसाइज हो, ओवर एक्सरसाइज की वजह से, उसकी वजह से भी हो सकता है। थर्ड आता है आपका एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। जैसे इसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी, आप जल्दी से सीढ़ी चढ़ रहे हो, या फिर आप कहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम वगैरह में कार्डियो कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको एक अस्थमा का ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा जैसे किसी केमिकल्स की वजह से हुआ, या फिर कहीं आप केमिकल फैक्ट्री में जा रहे हो, वहां पे स्मेल आ गई, या किसी भी मील्स के पास निकल रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको एक तरह से अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। अगला आता है कफ वेरिएंट अस्थमा, यानी कि किसी को अगर खांसी होती है, या कुछ भी सर्दी वगैरह होती है, उससे भी ये अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। एक आता है सीजनल अस्थमा, सॉरी सेसनल अस्थमा। सीजनल अस्थमा का मतलब होता है कि जैसे कोई भी सीजनल अस्थमा मतलब होता है कि जैसे अब वेदर चेंज होगा, या फिर कोई बारिश होगी, ठंड होगी, उसकी वजह से, पोलन की वजह से, या अदर एनवायरमेंट फैक्टर, जैसे आप अपने प्लेस को छोड़ के किसी दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होते हो, तो वहाँ उसकी वजह से भी अस्थमा ट्रिगर होता है। और क्रोनिक अस्थमा होता है एक लॉन्ग टर्म एयरवेज, जहाँ पे आपका पूरी तरीके से जो आपकी एयरवेज है वो पूरी तरीके से रिक्वायर्ड होती है। तो ये थे हमारे अकॉर्डिंग टू द सीजनल, अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन एरिया, इस सब की अकॉर्डिंग से एक हमारा टाइप्स होते हैं अस्थमा के। अब आता है हमारे अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अस्थमा के सिम्टम्स, सबसे पहला आता है विजिंग। विजिंग का मतलब होता है कि जब इंसान सांस लेता है, तो थोड़ी एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है सांस लेते हुए, उसे बोला जाता है विजिंग। कफिंग, खांसी आना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कतें होना। चेस्ट टाइटनेस, आपके चेस्ट में अनकंफर्ट होना। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, मतलब जो आपकी म्यूकस है, वल्गन बोलते हैं इसे, वो प्रोडक्शन ज्यादा बनना। डिफिकल्ट स्लीपिंग स्लीपिंग, सोने में दिक्कतें महसूस होना। रैपिड ब्रीथिंग, जल्दी जल्दी सांस लेना। फैटिग्यू, यानी कि थकान। पेल और ब्लू टाइट
नेट स्किन का मतलब होता है स्किन का कलर चेंज होना। फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आप कुछ भी पोल्यूशन एरिया वगैरह में जा रहे हो या कहीं स्मोक के पास से या धूल मिट्टी वगैरह से गुजर रहे हो, आपको तुरंत इन्फेक्शन होना। तो ये तब थे हमारे सिम्टम्स। अब आते हैं हमारे कोजेस फैक्टर। कोजेस फैक्टर यानी कि हमारे जैसे कुछ भी, किसकी वजह से हमें ये अस्थमा के पॉइंट ट्रिगर होते हैं या किस किस वजह से हमें अस्थमा हो सकता है। तो ये कैटेगरीज वाइज होते हैं, एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल, लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो फर्स्ट आता है हमारा पोलन। पोलन में क्या होता है, किसी ट्रीज की वजह से या फिर ग्रास की स्मेल वजह से या कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है उसकी वजह से हमें अस्थमा हो सकता है। डस्ट माइट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि धूल मिट्टी वगैरह में जाने से, या फिर फंगी वगैरह के एरिया जाने से, या फिर एनिमल्स के पास से उसके स्किन से, सलाइवा वगैरह से भी अस्थमा हमारा ट्रिगर होता है। और हमारा ऐसे ट्रिगर पॉइंट होता है हमारा इरिटेंट। इरिटेंट मतलब जैसे तम्बाकू स्मोक, एयर पोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब एक स्मेल, परफ्यूम की भी हो सकती है, कोल्ड एयर, ठंडी हवाएं जैसे मैंने बताया था एसी में, फिर या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह से, मेडिकेशंस जैसे कोडीन, कैफीन, इन सब से एक एलर्जी कोज हो जाती है कभी कभी, जिससे भी अस्थमा ट्रिगर होता है। अगला आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ अस्थमा इन द बॉडी। मतलब हमारा जो अस्थमा है वो कितना डेवलप हो रहा है या कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर फैल रहा है। तो पैथोफिजियोलॉजी का मेन इसमें हमारा रोल ये है कि अस्थमा जो है हमारे बॉडी में जाके कर क्या रहा है। तो अस्थमा का जो एक इन्फेक्शन होता है वो हमारा बेसिकली हमारी एयरवेज में होता है, जिसके अंदर हमारी एयरवेज क्या हो जाती है, या तो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर उसमें एक्सेसिव म्यूकस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है जो एयरवेज है वो नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। जिसका कोस क्या करता है, कभी कभी इंसान जब सांस लेता है तो वो एयरवेज पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है, या फिर उन्हें बेसिकली बोल सकते हो कि वो एयरवेज पूरी तरीके से ओपन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कतें आना, पसीना आना, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जिसकी वजह से हमें अस्थमा का अटैक आ जाता है या फिर ट्रिगर पॉइंट हो जाता है। तो वो सब आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हमारा क्या है, तो अस्थमा को ठीक करने के लिए सबसे पहली क्लास होती है हमारी ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स यानी कि ब्रोंकी से बना है ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स नॉर्मली बेसिकली दो यूज होते हैं, साल्बुटामोल और साल्मेट्रोल। तो इसमें ब्रोंकोडाइलेटर्स का काम क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर्स हमारा नॉर्मली गैस फॉर्म में होता है जो इनलेयर वगैरह में यूज होता है। तो इसका बेसिकली मोड ऑफ एक्शन क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे सांस लेने की डायरेक्शन में जाके मूव करता है, और जो हमारी नॉर्मली एयरवेज हमारी नैरोज हो चुकी हैं या पतली हो चुकी हैं या ब्लॉकेज आ चुकी है जो भी, उसको क्या करता है ये नॉर्मल रैपिडली उसको ओपन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जितने भी एयरवेज हैं वो पूरी तरीके से फंक्शन अपना सही करने लगती है। तो ये ब्रोंकोडाइलेटर्स बेसिकली उसमें दिए जाते हैं। सीओपीडी यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि सीओपीडी भी एक ब्रोंकोडाइलेटर्स का ही मतलब ब्रोंकोडाइलेटर्स का इस्तेमाल भी होता है सीओपीडी के अंदर। तो अगर अस्थमा को ठीक ना किया जाए तो अस्थमा सीओपीडी में चेंज हो जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली ब्रोंकोडाइलेटर्स के अंदर आता है साल्बुटामोल और साल्मेट्रोल, जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं और इनहेल लेयर एक पंप के थ्रू हमारे एयरवेज के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो अस्थमा है वो बेसिकली एक एलर्जी से ही ट्रिगर होता है। जैसे किसी एनिमल के पास हो ग्रास वगैरह, कोई स्मेलिंग, या फिर कोई परफ्यूम से, पोल्यूशन एरिया, इन सबको एक तरह से देखा जाए तो ये सब हमारा एलर्जी का कोज करते हैं। और जब भी किसी चीज से एलर्जी कोज होगी तो सीधी सी बात है कि बेसिकली उसको एंटी एलर्जिक ही दी जाएगी। तो एंटी एलर्जिक एक मेडिसिन की क्लास है जिसके अंदर आती है सिट्राजिन और लेवोसिट्राजिन। ये हमारी मोड ऑफ एक्शन होती है। इसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि जितना भी हमारा अस्थमा को लेके एक एलर्जी रेस्पॉन्स होती है या ट्रिगर होता है अस्थमा, जिसकी वजह से उसको कोज को पूरी तरीके से कम करना, या फिर उस ट्रिगर को पूरी तरीके से ब्लॉक करना, या फिर वो जिस वजह से वो एलर्जी एक कोज हो रही है या एलर्जी बन रही है वो एलर्जी ना बने, उस दिक्कत को पूरी तरीके से खत्म करना।
नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स। इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है या अस्थमा का अटैक ज्यादा कंडीशन रेयर बन जाती है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, ऑक्सीजन भी चलती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी चलता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी चलते हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इमरजेंसी क्विक रिलीफ के लिए भी दी जाती हैं, जिससे वो अटैक तुरंत एक नॉर्मल कंडीशन में चेंज हो जाए। तो उसको बोला जाता है इमरजेंसी मेडिकेशंस। अब आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। मान लो अगर किसी को अस्थमा है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इमरजेंसी ड्रग भी चल रही है, अब देखा जाता है कि उसकी लाइफ स्टाइल चेंजेस यानी कि रूटीन वर्क में क्या चेंज होने चाहिए जिसकी वजह से हमारा अस्थमा कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा टेकिंग योर सेल्फ, सिम्टम्स को कंट्रोल करना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, मेंटेन हेल्थ वेट मतलब वेट कम होना, कंट्रोलिंग हार्ट वन एंड गर्ड। गर्ड होती है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जिसको कंट्रोल करना चाहिए, जो हमारा मेनली कोज करता है अस्थमा को या ट्रिगर करता है। तो ये सब थी हमारी लाइफ स्टाइल चेंजेस, और ये सब था हमारा अस्थमा का ट्रीटमेंट। तो जैसे भी ये पढ़ा था कि अस्थमा होता क्या है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में है कि हमारी जो नॉर्मल एक एयरवेज है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। तो ये सब था हमारा अस्थमा ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम सीओपीडी। तो नॉर्मल सी भाषा में हमारा अस्थमा का ये नॉर्मल से एक ट्रीटमेंट था। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।